ज्ञानव्यापी को लेकर सियासी मैदान में छिड़े महासंग्राम की तरह इससे जुड़ी कानूनी लड़ाई भी हर दिन के साथ तीखी होती जा रही है। इतना ही नहीं, ज्ञानव्यापी केस में सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है। आज जिला अदालत में इस बात पर बहस हुई कि क्या ज्ञानव्यापी केस पर वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिला अदालत में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने ही वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। और अब जिला अदालत के जिम्मे ये तय करना है कि इस केस में कानून लागू होता है या नहीं। वहीं मस्जिद समिति का तर्क है कि ज्ञानव्यापी के अंदर शिवलिंग का अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। मस्जिद समिति ने कहा है कि शिवलिंग के होने की अफवाह से जनता में खलबली मची हुई है। इसकी अनुमति अब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि अस्तित्व सिद्ध ना हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या ज्ञानव्यापी पर लागू होगा वर्शिप एक्ट। इसी बड़े सवाल के साथ हमारे साथ में इस खबर में कई लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बीजेपी से विकास पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है क्या? मस्जिद समिति ने कहा है कि शिवलिंग के होने की अफवाह से जनता में खलबली मची हुई है। इसकी अनुमति अब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि अस्तित्व सिद्ध ना हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी से दिनेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और दिलीप कुमार शुक्ला जी समाजवादी पार्टी से। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तीनों तक? सबसे पहले विकास पांडे जी आपके पास में आऊंगी। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक विकास पांडे जी? आ रही है। सवाल यही है, क्या वर्शिप एक्ट 1991 पर कोई बदलाव होगा? अगर ज्ञानव्यापी की बात करें, ज्ञानव्यापी पे मस्जिद है या मंदिर, ये लगातार सवाल बना हुआ है। अब जिला अदालत इस पर फैसला करेगी। 1991 एक्ट का मुस्लिम वकील जो है इसका हवाला लगातार दे रहे हैं। वहीं अगर AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी की भी बात करूं, लगातार इस बात का हवाला वो देते हैं। 1991 एक्ट को वो लगातार बीच में लेकर के आते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक ओवैसी जी का मामला है तो ओवैसी जी की तो पॉलिटिक्स ही भड़काऊ भाषणों पे चलती है। क्योंकि याद होगा कि उन्होंने कहा होगा कि एक बार आप भारत से मिलिट्री या फोर्स हटा लीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके किसी भी बात का कोई मंतव्य है। केवल और केवल भड़काना ही उनका उद्देश्य है और यही उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। रही बात दूसरी 1991 वर्शिप एक्ट की, तो मुझे नहीं लगता है कि वर्शिप एक्ट का हवाला देने की आखिर मुस्लिम पक्ष को जरूरत कहां पड़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से दिलीप कुमार शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक सर? हाँ, पहुंच रहेगा। यही सवाल है 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर के जो मुस्लिम पक्ष कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहा है। वहीं पर अभी भाजपा प्रवक्ता की बात आप साफ तौर पर यहाँ पर सुन सकते हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि क्यों जरूरत पड़ रही है 1991 एक्ट का हवाला देने के लिए। देखिए, हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि ओवैसी की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि ओवैसी और भाजपा की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखिए, कुछ बातें होती हैं और कुछ मुद्दे होते हैं जो न्यायपालिका पर ही निर्भर होते हैं और न्यायपालिका जो कहेगी वो करना ही पड़ेगा। तो ज्ञानव्यापी मंदिर मस्जिद की बातों को हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट वहां पे रखा जाए और उनका जो भी फैसला आए उसको हिंदू पक्ष स्वीकार करे, मुस्लिम पक्ष स्वीकार करे। लेकिन मुद्दा आज जो है मंदिर और मस्जिद की नहीं है। आज मुद्दा है उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार मांग रहा है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षा मांग रही हैं, उत्तर प्रदेश के किसान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि किसान आंदोलन के समय में जिनकी मौत हो गई थी उनको 25-25 लाख रुपए हम देने का काम करेंगे। बात है उस पर बात करने की जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में राज कर रही है। क्यों उत्तर प्रदेश के लोगों का ध्यान मंदिर और मस्जिद और ज्ञानव्यापी के ऊपर भटका रही है? न ये भारतीय जनता पार्टी के वक्त की बात है कि वो फैसला दिलवा लेंगे, न ओवैसी के वक्त की बात है। न्यायपालिका जो कहेगी, न्यायपालिका जो करेगी, जो निर्देश देगी उसको मानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए बात किया जाए, उत्तर प्रदेश को उत्थान की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए। लेकिन आज तो दिलीप कुमार शुक्ला जी, आज तो बजट जो है इतिहास का सबसे बड़ा बजट आज जो है सदन में पेश हो चुका है। नहीं, कौन सा बड़ा बजट है मुझे बताइए।
यह सिर्फ जो है बंटवारे वाला बजट हुआ है। दूसरा मतलब आपके अखिलेश यादव ने बंटवारा कह दिया, तब आप सब लोग जो है समाजवादी पार्टी इस बजट को बंटवारा ही कहेंगे? बंटवारा इसलिए है, कुछ बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस तबके को इससे फायदा हो रहा है? आज जो टमाटर 100 रुपए किलो हो गई है, क्या जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था चुनाव में, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था चुनाव में, उन मुद्दों को भी रखा गया है ना सर? स्कूल कॉलेज 30 लाखों करोड़ों में चले गए, क्या वो कम हो जाएंगे? जो किसान है जिसको 2 बोरी DAP और 5 बोरी यूरिया देने की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी वाले पूरा कर देंगे? क्या सीमांत किसानों को इससे फायदा होने वाला है? क्या नौजवानों को इससे फायदा होने वाला है? क्या महिलाओं को इससे फायदा होने वाला है? किसको होने वाला है? एक तरफ स्कूल देखिए जहां पे लाखों करोड़ों रुपए स्कूल और कॉलेज अपना फीस लाखों और करोड़ों में कर दे, क्या तो फीस कम होने वाली है? बात यहाँ पर आकर ठीक है, जवाब लेते हैं एक बार बीजेपी से। आप अग्निपथ के कांचा और शीना जैसी बात न करें। आप उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में सोचिए, क्यों मंदिर और मस्जिद के मकर जाल में आप उत्तर प्रदेश की जनता को भटका रहे हैं? उत्तर प्रदेश का नौजवान आपसे हिसाब मांग रहा है, आपसे प्रश्न कर रहा है, उसका जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले लें एक बार? रोजगार, हाँ ले लीजिए। ठीक है, रखिए अपना जवाब विकास पांडे जी। इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। इनका कहना है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि धरातल पर जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर रही है बीजेपी, मुद्दों को घुमा रही है और सामने मंदिर मस्जिद खड़ा कर दिया बीजेपी ने। आप क्यों उलझा कर रख रहे हैं जनता को? वहीं आज आपका जिसको आप जो है सबसे इतिहास का सबसे बड़ा बजट बता रहे हैं बीजेपी, उसको भी ये बंटवारा बता रहे हैं। सपा के प्रवक्ता से कहिए कि धैर्यपूर्वक सुनने का भी विषय रखते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज मैं आता हूं कि जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता बांटा वो क्या जाने रोजगार क्या होता है। आज 4.5 लाख से ज्यादा रोजगार माननीय योगी जी की पिछली पंचवर्षीय योजना में दिए गए। ये एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के गर्व करने के लिए। वो क्या जाने जो लोगों के घरों में दिए नहीं जला पाए, जो बिजली 5 जिलों में देते थे और बाकी। अब सुन लीजिए श्रीमान जी, सुन लीजिए, सुनिए, समाजवादी पार्टी के लोग सुनना नहीं जानते, सुनना नहीं जानते। एडिटर बोलते हैं, मैंने धैर्य से सुना, समाजवादी पार्टी के लोगों से एक मिनट दिलीप कुमार शुक्ला जी, मैं लौट रही हूँ ना आपके पास। जवाब ले लीजिए ना दिलीप कुमार जी, एक सेकंड में आपके पास लौट रही हूँ ना, सारे प्रश्न तो लेते हैं उनकी बात। मेरे बड़े भाई उत्तर प्रदेश की गद्दी पे आसीन आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, मैं प्रवक्ता नहीं, मैं अपने समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आप उतावला स्वयं होते हैं और हमारे ऊपर उतावलापन होने का आरोप लगाते हैं। मेरे भाई एक बात बता दीजिए, जो 4 लाख 4.5 लाख नौकरी की आप बात कर रहे हैं, क्या इसका ब्रीफ हमको दे सकते हैं? क्या इसका विवरण दे सकते हैं? हवाई में बात मत करिए। आप आसाम आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 1.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को हमने रोजगार दे दिया। ये हवाई वाली बात क्यों करते हैं मेरे भाई साहब? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं पैनल पर, आप बात करिए, तथ्य के साथ बात करिए, आंकड़ा के साथ बात करिए। और सबसे बड़ा निवेदन ये कर रहा हूं कि आप बार बार जो है समाजवादी पार्टी के लोगों को आरोप लगाते हैं कि सुनना नहीं चाहते, उतावला होते हैं। उतावलापन तो आपका चैनल देख रहा है, ये मोदिया देख रही हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं दिलीप जी। दिलीप जी अब जवाब ले लेते हैं। पर बैठे हुए कि हम आपसे प्रश्न दर प्रश्न करते रहेंगे और आप उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि प्रश्नों का जवाब देना, हमारे प्रश्नों का जवाब देना, उत्तर प्रदेश की जनता के प्रश्नों का जवाब देना। हवाई वाली बात मत करिए। आप पढ़े लिखे होंगे तो हम लोग भी पढ़े लिखे तबके से आते हैं। जवाब ले लें, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोग बना सकते हैं। जवाब ले लें, मैं निवेदन कर रहा हूँ। हाँ ले लीजिए। मैं ठीक है, बीच में नहीं बोलेंगे सर, फिर आपके माध्यम से कर रहा हूं तो बोलिएगा, अपने जुबान को लगाम देके बात करें। ठीक है विकास पांडे जी। नहीं तो आरोप तो बेकार की बातें नहीं करेंगे ना, ये प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है गद्दी पर विकास पांडे जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से दिनेश जी भी जुड़े हैं, एक स्टेटमेंट उनका भी लेंगे, उसके बाद में आपके पास में। दिनेश जी आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? हाँ दिनेश जी, इसी को लेकर के वर्कशिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए यथास्थिति बनाए रखने की अपील भी मुस्लिम पक्ष ने करी है। अब कोर्ट क्या इस एक्ट को बदल पाएगी? इसमें अमेंडमेंट होगा, क्या होगा, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसको देख रही है? फिर आऊंगी बीजेपी के पास में। देखिए मैडम, ऐसा है कि चूंकि मुस्लिम पक्ष के जो भी वकील वो अगर 1991 के आधार पे अदालत में जा रहे हैं तो उसका कारण ये है कि 1991 में
ये एक्ट में दिया गया है कि आप स्टेटस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उस तहत वो न्यायालय में उसके वकील अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। और रहा प्रश्न, देखिए आज देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ये डरे हुए हैं कि जिस प्रकार से महंगाई को वो रोकने में इस वक्त सफल नहीं है, और 2024 वर्तमान में जो नगर निगम के चुनाव रहे हैं, तो उनको देखते हुए वो देश में फिर से वही उन्माद फैला करके हिंदू मुस्लिम, ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की मस्जिद, इन धर्मवाद को फैला करके अपना जो चुनाव है, इस चुनाव को 2024 को जीतना चाहते हैं। देखिए मैडम, हम सीधी सी बात बताएं आपको, हमारे मित्र भी बैठे हैं। देखिए कारण क्या है कि महंगाई रोकने का, अर्थव्यवस्था रोकने का सबसे बड़ा कारण है हमारा रिजर्व बैंक। आज देश की स्थिति ये है कि रिजर्व बैंकों की स्थिति ये है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज बैंक सारे खोखले जा रहे हैं, और जितने भी इनके पूंजीपति, जितने भी इनके अडानी हो, अंबानी हो, उन्होंने इनसे पेमेंट तो लिया सरकारी योजनाओं के लिए, हजारों करोड़ रुपए लिए, लेकिन उसकी रिकवरी सिर्फ इन्होंने 30% बैंकों की की। 60% रिकवरी बैंक की अभी भी बाकी है। तो चूंकि जब तक रिजर्व बैंक और सारे बैंकों की स्थिति नहीं सुधरेगी, ये तो सब लॉलीपॉप है कि जीएसटी कम कर दिया, वैट कम कर दिया, ये तो जनता को बेवकूफ बनाने का काम है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज रिजर्व बैंक खोखला होता जा रहा है, आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्होंने, उर्जित पटेल ने इनको एक सलाह दी थी कि आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बैठाए इसीलिए थे कि इनके गोद की कठपुतली होंगे भाई साहब, और उर्जित पटेल जी का जब स्वाभिमान जगा तो इनके रिजर्व बैंक के गवर्नर पद को इस्तीफा देकर के लात मार के अपनी बात बीजेपी से रखेंगे अपनी बात। विकास पांडे जी, महंगाई क्योंकि ये कम नहीं कर सकते, इसलिए लेकर के वोट लेते हैं ये लोग, और जीत जाने के बाद वही जो है राशन कार्ड वापस ले लेते हैं ला करके। ये 2024 अपने नगर निगम चुनाव को जीतना चाह रहे हैं। दूसरा कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। ठीक है, बीजेपी से विकास पांडे जी राशन कार्ड को लेकर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस से। यहाँ पर इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, और साथ ही जो है सवाल पूछा है समाजवादी पार्टी ने युवाओं की नौकरियों को लेकर के, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया, आपका आखिरी कमेंट लेंगे। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनना क्यों नहीं चाहते। पहली चीज, कारण ये आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप मुद्दे से बाहर जाएंगे आपको समझ में नहीं आप जब मुद्दे से भटकाएंगे मैं आपको समझने नहीं दूंगा। महोदय, अधीर कौन है वो दिख रहा है, मैंने धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, मुझे मालूम है आप गद्दी पर बैठे हैं और हमारे यहाँ एक हम आपके प्रजा हैं, आप राजा बने हुए बैठे हैं, तो हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। आप हिंदू और मुसलमान के खेल में हम उलझने वाले नहीं। भाई कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है वो भी सुन लीजिए। नाहिद हसन जैसों को टिकट दे करके भैया सुनाइए आदरणीय आप रोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए, आप दिलीप कुमार शुक्ला जी एक मिनट रखने दीजिए अपनी बात, बीजेपी को जवाब दीजिए। विकास पांडे जी को रखने दीजिए अपनी बात, एक सेकंड रखिए। बीजेपी उत्तर प्रदेश की गरीब जनता से आपने राशन कार्ड क्यों छीना? या इनसे कहिए कि सुनने की आदत डालें, या अखिलेश जी को बता दीजिएगा। कान में जा रही है तो कान के पर्दे फट रहे हैं आपके, बैठे हैं, थोड़ी सभ्यता ले आए। सत्यता आपके कान में जा रही है, जनता से आपके राशन कार्ड उस पर जवाब दीजिए। महोदय आप तय कर लीजिए कि कैसे डिबेट होनी है, ये भिंडी बाजार है या डिबेट का माहौल है, मुझे ये तय कर दें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एडिटर का तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रोल है। रखिए मेरे मित्र मैं प्रश्न कर रहा हूँ ना, एक सेकंड दिलीप कुमार शुक्ला जी प्लीज, जनता से एक सेकंड सर, आपने पूछे सवाल जवाब तो लेने दीजिए। दिलीप कुमार शुक्ला जी जवाब तो लेने दीजिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। दीजिए महोदय जवाब दीजिए, मैं जवाब सुनना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता से। ठीक है, बीच में नहीं बोलेंगे आप, ठीक है रखिए। बीजेपी से मैडम आपने थोड़ा हमें समय दीजिएगा। मुझे लगता है पहले तो विषय था ज्ञानवापी का,
दूसरा, चूंकि आज बजट का विषय आया है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जनता निर्णय करती है बहुत सी चीजों का, और 2022 में आपको जनता ने बखूबी आईना दिखा दिया है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा तरीके से जनता को राशन दे करके आप बेवकूफ बनाए हैं। जनता एक बार बेवकूफ बन चुकी है और राशन कार्ड आपने छीन लिया है। अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। आपने कई सवाल पूछे, जवाब तो लेने दीजिए मुझे। बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी बेरोजगारी भत्ता बांटने वाला बेरोजगारी की बात करेगा ना, क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ता बांटने वाले थे, हम जनता की सेवा करने वाले थे। हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है आपसे बात करने का। आप क्यों आप हिटलर जैसा हमारे प्रश्नों का खुल रही है प्रश्न को आप जो है दबा रहे हैं। ठीक है, समय का है हमारे पास में। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का, तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी को लेकर सियासी मैदान में छिड़े महासंग्राम की तरह इससे जुड़ी कानूनी लड़ाई भी अब हर दिन के साथ तीखी होती जा रही है और ज्ञानव्यापी केस में सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है। जिला अदालत में इस बात पर आज बहस हुई कि क्या ज्ञानव्यापी केस पर वर्कशिप एक्ट 1991 के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन इस बार एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।